हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुक्ता भाई क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या नाम है चैप्टर का? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी। तो बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ। किस चीज़ के प्रोडक्शन में इंडिया का वर्ल्ड में पहली प्लेस है? तो ऑप्शन देखते हैं, शुगर, जूट, गुड़ एंड खंडसारी, ऑल ऑफ द अबव। नहीं बेटा, जूट में कौन है? बांग्लादेश। शुगर में आई थिंक ब्राजील। इसलिए गुड़ और खंडसारी में इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिया सेकंड है इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, और फर्स्ट किस में है? गुड़ और खंडसारी के प्रोडक्शन में। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन द कंट्री आर अप्रोक्सीमेट 460। थर्ड, इंडस्ट्रीज that use minerals and metals as raw material are called agro based industries। कौन सी? सॉरी, ह्यूमन एरर, मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स, मैं सोचा था एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। जो इंडस्ट्री मिनरल्स और मेटल्स को यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, दे आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इंडस्ट्री? शुगर, कॉटन, जूट या आयरन और आयरन स्टील? तो कौन सी है? आयरन एंड स्टील कैसी है? बेसिक इंडस्ट्री। आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड टू मेक स्टील इन द रेशियो। तो रेशियो पूछना चाह रहा है यहाँ पर किस किस का? आयरन और, यानी कि आयरन और, इसको आयरन ही लिखते हैं, आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन, इसका रेशियो पूछना चाह रहा है। तो बेटा क्या होता है? 4:2:1। इसको ध्यान रखिएगा, आयरन, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन, ICL 4:2:1। कभी कभी बोर्ड क्या करता है, इनको मिसमैच करके देता है, फिर वो कंपोजिशन बिगड़ जाता है। इंडिया रैंक्स दैट अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स, यानी कि कच्चा स्टील प्रोड्यूसर में इंडिया क्या रैंक है? इट इज 9th। क्या है? 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्टील, पर कैपिटा कंजप्शन पर एनम इज ओनली, यानी कि इतने बड़े लेवल प्रोडक्शन होने के बावजूद भी स्टील का पर कैपिटा पर हेड प्रोडक्शन, यानी एक इंसान के लिए प्रोडक्शन एक साल में कितना है? दैट इज ओनली 32 kgs। इन 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ, क्या था? स्टील। कब? 1950s में। 9th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्प्लेंडिंग प्लांट इन इंडिया आर 8। बेटा मैं इसलिए करा देता हूँ, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि कई बार पूछा है। ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अगर याद नहीं है तो एक बार बस एक दो बार नजरों के सामने रखो, इनके साथ कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर पाओ। इन 2004 इंडिया प्रोड्यूसेस ओवर 600 मिलियन टन्स ऑफ क्या? एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली क्या? कितने? 3% ऑफ द GDP। कौन सी इंडस्ट्री? केमिकल इंडस्ट्री। अब बेटा ये इसका यूज पूछ सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि वाई दे आर इंपॉर्टेंट टू इंडिया, वाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जितने बेटा काम होते हैं सब केमिकल इंडस्ट्री बेस्ड है, चाहे पेंट बनना हो या कोई भी एग्रीकल्चरल या मशीन प्रोडक्ट बनना हो, सभी में क्या चाहिए? केमिकल्स ही यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किसके आसपास घूमती रहती है? बेटा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द industry which requires bulky and heavy raw material like limestone, silica, aluminium and gypsum is कौन सी बेटा? देखो सभी में पाउडर चाहिए, पाउडर किस टाइप की इंडस्ट्री में चाहिए? इसमें नहीं, किसमें? इसमें सीमेंट इंडस्ट्री। क्या क्या चाहिए होता है? लाइमस्टोन, सिलिका और एल्यूमिना, और एक और कंपोनेंट क्या नाम है उसका? जिप्सम। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन कब? 1904। कब? 1904। पहला सीमेंट प्लांट इंडिया में कब सेटअप हुआ था और कहाँ हुआ था? तो आंसर इज चेन्नई। ईयर कौन सा है? 1904। कौन सा? 1904। 15 क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर। कितने प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में? मैन्युफैक्चरर्स कितने हैं? 15। कहाँ हैं? कितने? 15। 15।
बीपीओस, अब देखिए इंडस्ट्रीज लग रही हैं और अगर एमएनसी सेटअप हो रही हैं, क्या चीज़, एमएनसी सेटअप हो रही हैं, तो उसके लिए इंडिया में क्या बनते हैं, बहुत सारे बीपीओस, बिजनेस प्रोसेस आउटपुट या आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या करते हैं, कॉल सेंटर की तरीके से काम करते हैं। लोगों को सुविधा है, कोई असुविधा हो रही है, ऑपरेट करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उनका काम करते हैं। ऑपरेट इंडिया से करते हैं, रिस्पॉन्ड किसको करते हैं, टू द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि कस्टमर्स हैं। 17 क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो कोई भी सामान है, मैंने लिया वीट, है ना, वीट से क्या बनाया, आटा, आटे को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैंने ब्रेड में। वीट था कितना है, 30 रुपये किलो, 30 रुपीज़ पर केजी। लेकिन जब ब्रेड बनी तो इसकी कॉस्ट है क्या होगी, 100 रुपीज़ पर केजी। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल गुड। रॉ मटेरियल क्या हुआ, वीट, वैल्यूएबल गुड क्या हुआ, ब्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो बीच में प्रोसेस इन्वॉल्व है इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग, क्या, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू। प्राइमरी मटेरियल्स को किसमें मैन्युफैक्चर करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी वाले किसमें करेंगे बेटा, फिनिश्ड गुड्स में। किसमें, फिनिश्ड गुड्स। The good which is available for the final use or final consumption is known as finished goods. Question number 19. Export of manufactured goods expands consider only trade and commerce. सही बात है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, हमने जो सामान आना है उसका हम क्या करें, एक्सपोर्ट, वो क्या चीज़ को एक्सपेंशन देता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस को। ब्रिंग्स इन मच नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है, जब हम अपना सामान बेचेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा हमारे यहाँ, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो आंसर इज बोथ बी, ए एंड बी। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री किस टाइप की वो है, एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, नहीं, नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ठीक है। थर्ड इज नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, गलत, इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड, कितना बेटा, 7%, कितना है, 7%। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट कितना है, 7%। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इंडस्ट्रियल लोकेशन किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सही बात है, लेबर एंड कैपिटल, सही बात है, पावर एंड मार्केट, सही बात है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री किससे इन्फ्लुएंस होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से, लेबर एंड कैपिटल से, पावर एंड मार्केट, तीनों से। फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी, फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी, एनएमसीसी की फुल फॉर्म क्या बच्चे, इसकी होगी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव्स कमीशन या काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल इज अ फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी। 24, कॉटन, जूट, सिल्क एंड शुगर आर एग्जांपल ऑफ किस टाइप की इंडस्ट्री है। देखो इनमें क्या रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, एग्रीकल्चर गुड्स, इसलिए इसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। 25, द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन इज, कौन सी बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपने एक इमेज देखी होगी जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर के सभी चीजें, वीविंग, स्पिंडलिंग और जो भी चीजें हैं वो कहाँ हो रही हैं, सब कंट्री में ही हो रही हैं, यानी कि कंप्लीट डिपेंडेंट कौन सी है इंडिया में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसमें भी कौन सी, कॉटन, टेक्सटाइल, सबसे ज़्यादा क्या है इंडिया में, सब चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। नेक्स्ट, द पावर लूम केम इनटू यूज आफ्टर द, पावर लूम्स हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी किया था, तो कौन सी सेंचुरी में, 18th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी बच्चे, 18th सेंचुरी। टुडे देयर आर नियरली डैश कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री, कितनी है बेटा टेक्सटाइल मिल्स कितनी है, कॉटन और फाइबर्स को मिला करके 1600, कितनी है, 1600, कितनी है, 1600। 28, द इंडस्ट्री विच हैज क्लोज लिंक्स एंड एग्रीकल्चर, close links with agriculture and provides a living
टू फार्मर्स एंड अदर वर्कर्स इज, कौन सी है? कॉटन इंडस्ट्री। कौन सी है? कॉटन इंडस्ट्री। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू, किसको? यानी कि यार्न मतलब धागा बना के किसको एक्सपोर्ट करता है? किसको? जापान। किसको? जापान। इसलिए बेटा जापान हमारे साथ रहता है, इतना ध्यान रखना। उसका भी म्यूचुअल बेनिफिट है बिल्कुल, जितना हमारा उसके साथ बेनिफिट है उतना ही उसको भी रहना हमारे साथ जरूरी है। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, पहला कौन है? इट इज चाइना, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ हो रही है? चाइना में हो रही है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स? होता कहाँ है? बांग्लादेश। इसलिए एक्सपोर्टर भी सबसे बड़ा कौन होगा? बांग्लादेश। रॉ जूट का भी एंड जूट गुड्स का भी। ओके। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? इंडिया। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सही बात है। मेनली अलोंग द बैंक ऑफ किस रिवर? बेटा हुगली। कौन सी? कौन सी रिवर? हुगली। कौन सी? हुगली। कौन सी रिवर? हुगली। कौन सी रिवर है बच्चों? हुगली रिवर। 33, नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, नेशनल जूट पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सही बात है। इंप्रूविंग क्वालिटी। सही बात है। एंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर। सही बात। तो आंसर क्या है? डी। चलिए चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। पहला है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सही बात है, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलप जब ही होगी जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डज नॉट ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। गलत, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट है वो क्या हमें देता है एक्सचेंज में? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन जो मनी है, फॉरेन करेंसी है, वो हमें एक्सचेंज में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। फॉल्स। लास्ट में अभी देखा था हमने, नॉन एक्सक्लूसिव है। फोर्थ, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल सही, हमें एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी और कंपटीशन को फेस करने लायक प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर नॉट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। सही बात है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है वैसे ही क्या होता है? अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है, उस एरिया का अर्बनाइजेशन बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ जाता है। आपने देखा होगा किसी देहात में अगर इंडस्ट्री लग जाती है तो धीरे धीरे लोग बसने लगते हैं, फिर बसावट होती है, फिर कॉलोनीज बसती हैं, फिर क्या होता है? स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब खुलते हैं, मार्केट डेवलप होती है, एंड दैट एरिया स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम अ कंट्री साइड टू अ टाउन, और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अर्बन एरिया में। नेक्स्ट, many industries tend to come together to make the use of advantages offered by the urban centers known as the agglomeration economies। बिल्कुल सही। और ये क्वेश्चन भी आया, व्हाट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज? क्या है? जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ आए, एक दूसरे का फायदा उठाएं, एक दूसरे का सपोर्ट करें और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो एक दूसरे के काम आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज। नेक्स्ट, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डज नॉट ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। गलत, क्यों? इट हैज ऑक्यूपाइड अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, यानी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें उनकी अलग से एक पोजीशन है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ किसकी बात हो रही है? मोस्टली बात हो रही है किसकी? कॉटन की। किसकी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर। किसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 10, आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यू टू द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। बिल्कुल सही बात है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये कि भैया हम ब्रिटेन मेड गुड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाए, इसलिए वी लैग बिहाइंड द ब्रिटेन मेड गुड, इसलिए हमारा मार्केट भी कोलैप्स हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, टुडे देयर आर नियरली 1800 कॉटन एंड ह्यूमन फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। गलत है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कितना है बच्चों? 1600। कितना है?
1600 मिल कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर मिल्स की मिल इंडिया में अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। द हैंड स्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर्स इन द होम्स। ऐसा कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल सही, क्योंकि हाथ से बनाया जाता खादी चरखे पे, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को क्या मिल रहा है आज भी, रोजगार। सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज नॉट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। सही बात है, क्योंकि इंडिया क्या था, कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। 14 देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सही बात है, कहाँ पे लोकेटेड है ज़्यादातर, वेस्ट बंगाल में। और जो वेस्ट बंगाल है और उसके आसपास का रीजन जैसे कि बांग्लादेश, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। दुनिया में पहला लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है जूट का, दैट इज दैट इज बांग्लादेश। और दूसरा कौन सा है इंडिया में, वेस्ट बंगाल। 15 द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स 2.6 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एंड अनदर 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। 16 the raw material used in the sugar industry is bulky and haulage its sucrose content reduces। बिल्कुल सही, एक तो बल्कि होता है, दूसरा इसका टाइम के साथ सुक्रोज कंटेंट यानी कि जूस जो होता है वो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कम होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, मेडिकल, टेलीफोनिक थिंग्स एक्सेट्रा। गलत। देखिए ये तो ठीक था, लेकिन इसमें आयरन का कोई रोल नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। बिल्कुल सही बात है। 19th in 2006 India was the largest exporter of steel which accounted for 2.25% of the global steel trade। गलत। भैया हमारी खुद की पूर्ति नहीं होती, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कैसे बनेंगे बताओ। नेक्स्ट, देयर इज नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, bauxite the raw material used in the smelters is a very bulky dark greyish colored rock। कौन से मिनरल की बात हो रही है, बॉक्साइट नहीं बच्चे, ऑप्शन है ये जो दे रखा है ये क्या है, गलत, क्योंकि इसमें किस में बात हो रही है, स्मेल्टिंग में बॉक्साइट का यूज है ही नहीं। आगे चलते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्युपाइड द 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। बिल्कुल सही, थर्ड लार्जेस्ट कहाँ है, एशिया में। कौन सी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। 23rd, इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स which are used for manufacturing of synthetic fibers, plastic dyes, stuffs, etc. False। क्या इसका आंसर, false। Next, there are 57 fertilizer units manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizer। बिल्कुल सही। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसका बोर्ड में ध्यान रखिएगा अगर इनको क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि मैं तो कंटेंट वेरीफाइड लिया है इसलिए मुझे पता है 57 है। और क्या प्रोड्यूस कर रही है, नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। बिल्कुल सही, चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। देयर आर 138 लार्ज सीमेंट प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री। गलत। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। बिल्कुल सही। Software technology parks provide single window service and high data communication facility to software experts। बिल्कुल सही। Next, up to 31st March 2006, the IT industry employed over 1 million people। 1 million people को क्या IT इंडस्ट्री से अब तक एम्प्लॉयमेंट दिया था, नहीं दिया। ये तो बेटा अब इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर हुई है, ये बात हो रही है 2006 की। 30th, the continuing growth in the hardware and software is a key to the success of IT sector in India। बिल्कुल सही, हम लगातार IT अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और इंडिया जो बेसिकली आगे बढ़ रहा है, जो हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं बेटा, IT सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं। चलिए ये देखते हैं 3 कॉलम वाला, क्या मैच द फॉलोइंग, इसको करने की एक बार कोशिश कीजिए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव, सेकंड है टिस्को, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनको सभी को पढ़िए जरा एक बार अच्छे से पढ़िए,
सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद करते हैं हम लोग फिर चालू इसको। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए इसको करते हैं कैरी ऑन। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव, तो किस टाइप की सेक्टर में आएगा, हैंड इन हैंड? तो बेटा ये मैं मानता हूँ इसको प्राइवेट सेक्टर, और इसके साथ ही मैं मान लेता हूँ इसको प्राइवेट सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, ये सही स्टेटमेंट यहाँ बनेगा, हैंड इन हैंड। टिस्को इज एन एग्जांपल ऑफ, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है बच्चे ये? कैसी? देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है ये। तो अभी इसको हम किस पे रखते हैं? होल्ड पर। भेल, भेल हम जानते हैं किस टाइप की इंडस्ट्री है? भेल इज अ टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, कोई भी इसमें जोड़ दीजिए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री किसका एग्जांपल है? कैसी है ये? लाइट, और इसके आगे इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कैसी है बच्चे? आयरन एंड स्टील कैसी? हैवी इंडस्ट्री। इसलिए बच्चा कौन सा? टिस्को किसका एग्जांपल है? पब्लिक सेक्टर। सारे हो गए, है ना? सॉरी, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। टिस्को वाला बचा हुआ है सिर्फ एक। टिस्को वाला किसका है? सॉरी मैंने यहाँ नीचे गलत लगा रखा है, ये इसको हम करेंगे सही। टिस्को इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। भेल कैसा है? पब्लिक सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कैसी? लाइट इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इज एन हैवी इंडस्ट्री। ओके, सो सॉरी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंडस्ट्रीज दे रखी हैं और इनका रीजन दे रखा किस एरिया में ये ज़्यादा फैली हुई हैं। कॉटन टेक्सटाइल, बेटा कॉटन टेक्सटाइल कहाँ मिलेगी आपको? गुजरात वाले रीजन में, है ना? और उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर में। तो देखो कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल कहाँ मिलेगी। इसके अलावा शुगर मिल कहाँ मिलेंगी, जूट टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम प्लांट्स और फर्टिलाइजर्स। तो देखते हैं सबसे इजी कौन सा है। सबसे इजी एलिमिनेट करना है ये वाला, क्योंकि हमें पता है जूट टेक्सटाइल्स कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, है ना? इसके अलावा शुगर मिल कहाँ मिलती हैं ज़्यादातर? शुगर मिल्स कहाँ हैं? या तो देखो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यहाँ कहीं है नहीं, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या चाहिए? हैंडलूम और पावरलूम। और क्या बचा? एल्युमिनियम प्लांट्स, क्योंकि माइन है उड़ीसा में। इसके अलावा फर्टिलाइजर कहाँ है? गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस मैचिंग। Sorry, you can take the screenshot for your future references. We are moving to next question. A small scale industry, public sector, private sector, joint sector और cooperative sector। तो आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि ओनरशिप की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, उनमें किस टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका क्या होगा? इट कैन बी ऑपरेटेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितने रुपए तक ऑपरेट कर सकती है? द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹1 करोड़। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर रखा है MSME, जितना पैसा वो लोग लगाते हैं उसमें क्लासिफिकेशन के हिसाब से MSME के हिसाब से। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होगी? ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी होगी? ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर कौन सी होगी? कोई इंडिविजुअल ऑपरेट करे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये ऑपरेटेड बाय
इंडिविजुअल्स. जॉइंट सेक्टर दोनों, बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. कोऑपरेटिव ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. नेक्स्ट कॉलम ए एंड बी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है? सॉरी आंसर नहीं है, सॉरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जॉइंट, पब्लिक और कोऑपरेटिव. ये आपको एक तरीके की डेफिनेशंस भी मिल गई हैं कि इनको क्या बोलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं फिलिप्स की तरफ. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पर बेटा? मुंबई यानी कि बॉम्बे में. कब? 1854. कब? 1854. मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सक्सेसफुल मिल कौन सी थी? दैट वॉज एल्गिन मिल. कब? कौन सी? एल्गिन मिल. कहाँ पर? कानपुर. इसलिए मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? कानपुर को. Second, in the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. कहाँ? गुजरात. Third, dress is done by handlooms, power loom and in mills. क्या? weaving, बुनाई. Question 4, since the mid 80s, the dress sector has received a lot of attention. कौन सा sector? Spinning. The first tool to mill was set up near Kolkata in 1859 at which place? Rishra. कौन सा? Rishra. India stands dash as a world producer of sugar. Second. कौन सा India? Second. Production and consumption of dash is often regarded as the index of country's development. Production and consumption of steel. स्टील कितना बनना है और कितना कंज्यूम हो रहा है, इससे मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा? इट इज रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. ठीक है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कौन सा आयरन? स्पॉन्ज आयरन. मेनी स्टील प्लांट्स प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट, द डैश इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. कौन सी है? केमिकल. प्रोड्यूस भी करती है और सबसे बड़ी क्या है? कंज्यूमर भी है. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन 1904. कहाँ पर? चेन्नई में. थोड़ी पहले डिस्कस किया था. नेक्स्ट, एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, डैश ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ 2 and 3 व्हीलर्स. तो कितने कमर्शियल व्हीकल्स कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं? 9. कितने हैं बच्चे? 9. कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स कितने हैं? 9. ठीक है, ये रहा कमर्शियल व्हीकल्स के कितने हैं? 9. दूसरा बात करूं, पैसेंजर कार्स के कितने हैं? 15. कितने हैं? 15. जबकि 2 और 3 व्हीलर्स के मैन्युफैक्चर कितने हैं? 14. कितने हैं? 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इंपैक्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री हैज बीन ऑन डेस्ट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. आईटी सेक्टर ने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट छीन लिए लोगों के. बहुत सारे लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट भी दिए, अपॉर्चुनिटीज भी दी. 14th, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स बाय मैकेनिकल मींस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, डैश एंड सेडिमेंटेशन. कौन सा है? फ्लोकुलेशन. ये क्या है कि भैया जब पॉल्यूशन यानी किसी चीज के पॉल्यूटेंट्स हैं, कचरा है, कूड़ा है, ढेर होता है, उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, कैसे साफ किया जाएगा, उसके अलग अलग स्टेप्स. तो मैकेनिकल मीन्स में क्या था? पहले स्क्रीनिंग, फिर उसको ग्राइंडिंग. पहले यानी कि स्क्रीनिंग मतलब अलग अलग सब चीज़ों का ना, प्लास्टिक के सामान अलग, गत्ते का अलग, पन्नी का अलग, पॉलीथीन का. फिर उसको क्या करना? ग्राइंडिंग करना, उसको बारीक टुकड़ों में काटना. फिर फ्लोकुलेशन मतलब उसको अलग अलग उसमें गंदगी निकालना, साफ कर देना. फिर छानना, सेडिमेंटेशन मतलब मिट्टी अलग करके सेपरेट कर देना. 15th, डस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल फैक्ट्रीज. ऑयल और गैस को अगर यूज करें कोल फैक्ट्रीज की जगह तो क्या कम होगा? स्मोक, धुआं कम होगा. और इसके अलावा क्या कम होगा? राख भी कम होगी. दैट वाज फॉर दिस वीडियो. इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है. अब आप कहेंगे नहीं सर अभी तो एक चैप्टर और बाकी है. बिल्कुल बाकी है, बट उसका नाम क्या है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. और एज पर द अपडेट गिवन बाय द सीबीएसई, उसमें क्या चीज बताई उन्होंने, लिख देते हैं. लाइफलाइंस
ऑफ, चैप्टर का नेम देखता हूँ पूरा क्या है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या है? नेशनल इकोनॉमी। कौन सी? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे बच्चों ये क्या पूछेंगे बोर्ड में? ना तो लॉन्ग पूछेंगे, ना ही शॉर्ट पूछेंगे, ना ही एमसीक्यू पूछेंगे। सिर्फ क्या पूछेंगे बच्चे? इसका आपको क्या पढ़ना है? मैप वर्क, यानी कि मैप वर्क ही आएगा सिर्फ। ओके, कॉन्सेप्ट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे क्या आएगा? सिर्फ मैप वर्क ही आएगा। तो दिस वाज द कंप्लीट पैकेज, यानी कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आपकी इकोनॉमिक्स और सिविक्स की वीडियोस आएंगी। हिस्ट्री का सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अगर आप भूल रहे हैं तो बहुत मतलब स्पीड को बढ़ा करके जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ओके, मतलब वीडियो चला लिया और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखा, उसका आंसर, क्वेश्चन देखा, आंसर। आप एक या दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको आंसर भी रिकॉल होने लग जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन के आंसर्स होंगे वो यही होंगे। मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा आइडिया, मेरी टीम का आइडिया और लोगों का जो गाइडेंस है, मेरा इतने साल 8 साल का जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, उससे मैंने ये सारा पूरा चीज़ें निकाली हुई हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन को बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो चलते, इसी के साथ चलते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट, एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लासमेट्स, अपने कोमेट्स, फ्रेंड्स, क्लास 10th का बोर्ड देने वाले बच्चों तक इस वीडियोस को फॉरवर्ड करेंगे, पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म मौसम हो रहा है, दिन में धूप रहती है, गर्मी रहती है, शाम सुबह टाइम ठंडक रहती है। तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।